हेलो। मेरा आवाज़ आ रहा है क्या सबके पास? हेलो। यस सर। ठीक है, चलो। तो कल हम लोग जो स्टार्ट किए थे, कल थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम था, इसलिए तो कट हो गए थे। वो रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया गया है, तो वो हम पहले बता देते हैं, 5-7 मिनट या 10 मिनट में बता देते हैं। कल जो बेसिक एकदम क्रिस्टलोग्राफी स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि मैटर के कितने स्टेट होते हैं। एक होते हैं आपका सॉलिड होते हैं, एक सेकेंड। मेटल के कितने स्टेट होते हैं, एक होते हैं आपका सॉलिड होते हैं, एक लिक्विड होते हैं, एक गैस होते हैं और एक प्लाज्मा होते हैं। ठीक है। तो सॉलिड का मतलब क्या है, आपको मैटर में काफ़ी सारे एटम होंगे। उनका एटम के बीच का डिस्टेंस, स्किन आप लोगों को दिख रहा है क्या? यस सर। ओके ओके, चलो। तो सॉलिड सॉलिड में तो क्या होते हैं, तो काफ़ी सारे एटम होते हैं, मैटर के अंदर काफ़ी सारे एटम होते हैं। सॉलिड किसको बोलते हैं कि इफ़ इफ द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन द एटम बट टू लो, दे आर कॉल्ड सॉलिड। मतलब क्या होता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, मतलब क्या होते हैं, जो टू एटम होते हैं, मतलब काफ़ी सारे तो एटम होते हैं ना, जो नेबर्स जो एटम होते हैं, ऐसे दो नेबर्स एटम के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उनको बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। वो काफ़ी लो होगा या और दो एटम कॉम्प्रेस्ड होगा, उनको बोलते हैं सॉलिड। और लिक्विड मतलब वो जो डिस्टेंस है सॉलिड से ज़्यादा होंगे, और गैस गैस के लिए आप लिक्विड से ज़्यादा होंगे वो गैस में। ठीक है। और प्लाज्मा एक न्यू स्टेट है। प्लाज्मा कैसे है कि प्लाज्मा में आपका काफ़ी सारे प्लाज्मा इज वन टाइप ऑफ गैस जिसमें आपका इक्वल नंबर ऑफ आपको आयन मिलेगा। जैसे कहते हैं इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन मिलेगा। जैसे वन टाइप ऑफ गैस हो गया जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन मिलते हैं। जैसे एक कैटायन है तो एक एनायन होंगे, सिमिलरली एन नंबर ऑफ कैटायन होंगे तो सिमिलरली एन नंबर ऑफ एनायन होंगे। ये होते हैं आपका प्लाज्मा। ठीक है, ये हो गया, ये वन ऑफ द गैसियस स्टेट का ही एक स्टेट है। जैसे एक नया स्टेट है, न्यू इन्वेंट है। और उनके बाद आया है कि सॉलिड। सॉलिड का हम लोग यहाँ तो सॉलिड स्टेट में सॉलिड ही पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। लिक्विड गैस या प्लाज्मा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो सॉलिड का तो दो दो आपका क्लासिफिकेशन है। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। और नॉन क्रिस्टलाइन को हम लोग एमरफस भी बोल सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब इस जो सॉलिड में जो काफ़ी सारे एटम है, वो इफ द एटम्स आर इन द पीरियोडिक मैनर, मतलब ये जो एटम है इनका अरेंजमेंट पीरियोडिक होना चाहिए, देन उनको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो एमरफस है उसमें आपका मतलब पीरियोडिक नहीं है, पीरियोडिसिटी यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। जिसमें इनका रियल एग्जांपल हम बता देते हैं आपको। जैसे स्कूल में जैसे होते हैं आपका पेयर होते हैं, जैसे स्कूल स्टार्ट होने से पहले काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं इन्हें मैट्रिक्स ऑर्डर में जैसे रोअर कॉलम में खड़ा हो जाते हैं, वो लोग होते हैं आपका पीरियोडिक मैनर में। ठीक है। पर जो हमारे पास होते हैं जो टिफ़िन टाइम होते हैं या स्कूल जब ख़त्म हो जाते हैं या छुट्टी हो जाते हैं, वो लोग एक कोई मतलब पीरियोडिक मैनर में तो नहीं रहते, इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको बोलते हैं आप एमोर्फस। मतलब उस टाइप को आपको जब उस टाइप को आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलेगा सॉलिड में, उनको बोलते हैं आपका एमोर्फस स्ट्रक्चर। ठीक है। और उनके बाद आते हैं क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन का कुछ प्रॉपर्टी जो है वो आप बुक से एक बार देख लेना कि किसका ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं क्रिस्टलाइन में, एमरफस में कम होते हैं। और क्रिस्टलाइन में और भी काफ़ी है, मतलब काफ़ी सारे उनका प्रॉपर्टीज़ है, वो आप एक बार खुद बुक से एक बार देख लेना। तो क्रिस्टलाइन का क्या प्रॉपर्टी है और एमरफस का क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो उनके बाद आते हैं क्रिस्टलाइन। हम लोग मोस्ट ऑफ द यहाँ पे सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन के बारे में बात करेंगे। तो क्रिस्टलाइन में दो तरह का क्रिस्टलाइन होते हैं, एक होते हैं सिंगल क्रिस्टलाइन और एक होते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन। सिंगल क्रिस्टलाइन मतलब क्या, इफ द पीरियोडिसिटी डज नॉट ब्रेक, मतलब थ्रू आउट द सेम पीरियोडिसिटी रहते हैं। मतलब आपका जैसे पहले ही जैसे एग्जांपल दिया था कि स्कूल का जो आपका जब पेयर हो रहे थे तो उसमें तो थ्रू आउट पेयर तो पीरियोडिसिटी ब्रेक नहीं हो रहे थे हम लोगों का। तो मतलब जो स्कूल में होते थे तो उसमें एक माठ होते थे ग्राउंड में सारे लड़का या लड़की खड़ा हो जाते थे, वो एक पीरियोडिक मैनर में होते थे। उनको उसमें पीरियोडिसिटी ब्रेक ही नहीं होते थे। जैसे इसमें जैसे क्रिस्टल में ऐसे होंगे तो उनको बोलते हैं आपका सिंगल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और सिंगल क्रिस्टल। ठीक है। और पॉलीक्रिस्टल किसको बोलते हैं, इफ द पीरियोडिसिटी इज ब्रेक इन ए सर्टेन रीजियन।
दिस इज कॉल्ड ए ग्रेन बाउंड्री, ठीक है। मतलब ग्रेन बाउंड्री में आपका पीरियोडिसिटी ब्रेक हो रहा है, उनको बोलते हैं क्या, पॉलीक्रिस्टलाइन। मतलब ये भी पीरियोडिक है। पीरियोडिक है मतलब जैसे आप मान लो कि आपका क्लास हो रहा है, क्लास 5 का क्लास हो रहा है, क्लास 5 में आपका क्या हो रहा है, जैसे हो रहा मैथ का क्लास हो रहा है, और क्लास 5 के बाद ही जो क्लास है क्लास 6 का है, उसमें शायद हिस्ट्री या जियोग्राफी का कुछ क्लास चल रहा है। तो क्लास 5 में जो चल रहा है वो जो सारे बच्चे एक मतलब मैथ ही पढ़ रहे हैं या इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, जो भी क्लास हो रहा है वही पढ़ रहे हैं, मतलब वो भी एक पीरियोडिसिटी है। और जो क्लास 5 और 6 के बीच का जो वॉल है वो आपका ग्रेन बाउंड्री है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का और क्लास 5 में एक तरह का पीरियोडिसिटी है और क्लास 6 में और एक तरह का पीरियोडिसिटी है। और ये जो मिडिल का जो एक सेकंड, तो ये जो मिडिल का जो ये सोच लो, ये आप एक क्लास है, एक सेकंड। स्क्रीन आपको दिख रहा है ना? हेलो? इज विजिबल है। ओके ओके, चलो। तो इसमें जो पॉलीक्रिस्टलाइन जैसे होते हैं कि लेप्स, आप मान लो या क्लास 5 का एक क्लास हो रहा है या क्लास 6 का एक क्लास हो रहा है, इनका बीच में एक क्या है, वॉल है। इस वॉल को क्या बोलते हैं, सॉलिड में इस वॉल को क्या बोलते हैं, ग्रेन बाउंड्री कहते हैं, क्योंकि इनका लेफ्ट साइड में एक अलग सा पीरियोडिसिटी है और राइट साइड में एक अलग सा पीरियोडिटी है। ऐसे नहीं है इसमें पीरियड है नहीं, जैसे आपका और पॉलीक्रिस्टलाइन और एमोर्फस में क्या डिफरेंस है। पॉलीक्रिस्टलाइन में आपका पीरियोडिसिटी है, मतलब यहाँ पे एक तरह का पीरियोडिसिटी है, यहाँ पे एक तरह का पीरियोडिसिटी है, पर एमोर्फस में पीरियोडिसिटी है ही नहीं। मतलब आप स्कूल, आप रियल लाइफ में जाओ तो आप सोचो कि स्कूल छुट्टी हो रहा है तो कोई बच्चा तो एक मतलब रो में या कॉलम में तो नहीं जाएंगे, वो सारे स्कैटर जैसे होंगे, वो होते हैं उस टाइप का जो सॉलिड का जो उस टाइप का जो पीरियोडिसिटी होते हैं, उनको बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। तो उनके बाद होते हैं कि लैटिस किसको बोलते हैं। लैटिस इज ए सेट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट इन स्पेस व्हिच हैव सेम सराउंडिंग्स फॉर ईच पॉइंट। जैसे क्या हो गया, आपके पास कुछ ऐसे, जैसे ड्रा कर देते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, कुछ इमेजिनरी पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए देखो, इस पॉइंट में आपका सेम सराउंडिंग्स मतलब इसमें यहाँ पे कितने एटम हैं, ए लेट दिस डिस्टेंस आर ए, ठीक है, एंड ए शुड बी ए, दिस शुड बी ए, एंड दिस शुड बी ए, एंड दिस शुड बी ए। तो सिमिलरली इस पॉइंट के एक्रोस में और इस पॉइंट में चारों साइड में क्या कितने एटम है, 4 एटम है, 1 2 3 4। सिमिलरली इस पॉइंट के तरफ देखो, सिमिलरली इसमें भी मतलब सराउंडिंग्स में 4 एटम है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये जो डिस्टेंस है ये सेम है, ए है, ए है, ए है। दिस ये बोलते हैं आपका, इसको बोलते हैं आपका लैटिस। लैटिस का मतलब ये इनफाइनाइटली, ये तो हम इनफाइनाइट ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जैसे हो गया ना आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन एक इनफाइनाइट लाइन होते हैं, बट हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सारे तो इनफाइनाइट क्रिस्टल हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, और इनफाइनाइट क्रिस्टल तो मतलब हो भी नहीं सकते, क्योंकि एक क्रिस्टल तो जैसे हम लोगों के पास फाइनाइट क्रिस्टल ही मिलते हैं जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ लैटिस और बेसिस होंगे, ठीक है। तो ये लैटिस के इन बट जनरली जो होते हैं वो जो मतलब डेफिनेशन होते हैं उनमें इनफाइनाइट होते हैं, सेट ऑफ इनफाइनाइट इमेजिनरी पॉइंट होते हैं, और उनका सेम सराउंडिंग्स होते हैं। जैसे आपका रियल लाइफ एग्जांपल सोचो कि आपके पास जो फ्रिज का जो आइस क्यूब का जो बॉक्स होते हैं, वो बिना आइस का जो आइस क्यूब का बॉक्स है उनको बोलते हैं आपका, उनको आप सोच लो वो लैटिस है। और बेसिस मतलब वो जो वाटर है या आइस है वो बेसिस है। बेसिस क्या होते हैं, इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एक भी एटम हो सकते हैं, एक लैटिस पॉइंट में एक भी एटम हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी एटम हो सकते हैं, उनको बोलते हैं क्या, बेसिस। और लैटिस प्लस बेसिस लेके आपको क्या होते हैं, आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं। ये हो गया आपका लैटिस, ये हो गया आपका बेसिस। हेलो?
ये हो गया आपका बेसिस, ये हो गया आपका लैटिस, ये टोटल हो गया आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, एक एटम है, यहाँ पे एक से ज़्यादा एटम है, ये भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपका क्या, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होते हैं, यूनिट सेल इज ए सेल is a smallest volume cell which continuous repetition makes a crystalline solid। जैसे ये मान लो आप एक यूनिट सेल है, जैसे आपके पास एक रूबिक्स क्यूब है। रूबिक्स क्यूब में क्या होते हैं, काफ़ी सारे रेड कलर का छोटा छोटा, रेड येलो ग्रीन, काफ़ी सारे कलर होते हैं। वो छोटा छोटा क्यूब लेके एक बोरा एक मतलब एक लार्ज आइस क्यूब बनते हैं, सॉरी लार्ज रूबिक्स क्यूब बनते हैं। तो एक छोटे छोटे जैसे रेड कलर का क्यूब हो गया आपका, इनको बोलते हैं कि यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या किसको बोलते हैं कि ये स्मॉलेस्ट वॉल्यूम का सेल है, इनका कॉन्टिन्यूस रिपीटेशन आपको क्या देते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड देते हैं। ये हो गया आपका यूनिट सेल, ठीक है। तो यूनिट सेल किस तरह पर होते हैं, दो तरह के यूनिट सेल होते हैं, एक है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक है आपका नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होंगे, जिसमें आपके लैटिस पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 1 होंगे। जैसे ये हो गया आपका एक प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसमें एक हो गया, यहाँ अंदर एक लैटिस पॉइंट है जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलेंगे कि मोर देन 1 होंगे। जैसे ए हो गया, यहाँ पे ए हो गया एक, ए हो गया एक, ए हो गया एक और ए हो गया एक, ठीक है। तो इसके लिए अंदर जो है, इनके लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, टोटल अंदर है मतलब इनके लिए 1 कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन 1 है। और ये जो मतलब कॉर्नर पे है, इनके लिए कितने कंट्रीब्यूशन है, ये एक लॉ है। ये कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, आप जनरली भी सोच सकते हैं और लॉ से भी सोच सकते हैं। जनरली कैसे सोच सकते हैं कि आपके पास एक एप्पल है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप 2 एक्सिस यहाँ पे पास कर रहे हो, मतलब 2 एक्सिस पास कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, मतलब 4 भाग में डिवाइड कर रहे हो। एप्पल तो 3D हो गया, छोड़ दो, एप्पल का फ्लैट समझो, 2D समझो। फिर आपको क्या मिलेगा, जो ये जो पार्ट मिलेगा, ये पार्ट क्या है आपका 1/4 है, और ये पार्ट क्या है, ये अंदर है। मतलब एक जो आप सॉलिड मतलब एक जो आप एटम ड्रॉ कर रहे हो, इनका एटम में कितने पार्ट इसका अंदर है, मतलब स्क्वायर के अंदर है। दिस पार्ट शुड बी इन द स्क्वायर। तो ये पार्ट कितने होते हैं, 1/4 ऑफ, ऐसे जनरली तो 1/4 आप देख सकते हैं कि 1/4 ऑफ टोटल, 1/4 ऑफ टोटल एटम। और मैथमेटिक्स से भी कर सकते हैं। ये एंगल है आपका 90 डिग्री, और टोटल स्क्वायर टोटल सर्कल में कितने एंगल होते हैं, 360 डिग्री। तो ये एंगल है 90/360, 360। तो आपका हो गया 1/4। ये भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिमिटिव, ये हो गया नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव का काफ़ी कुछ हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, यहाँ पे एक दे दो, यहाँ पे भी एक हो सकता है। तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इनके लिए एंगल क्या थे, इनके लिए थे 90 डिग्री, इनके लिए क्या थे एंगल, इनके लिए थे एंगल 180 डिग्री। ऐसे भी सोच सकते हो, और ये ऐसे भी सोच सकते हो कि ऐसे आपके पास एक एप्पल है, आप आधा आधा काट दिया, तो आधा आधा मतलब क्या होगा, इनका अंदर का जो कंट्रीब्यूशन होगा, जैसे मान लो ऐसे एक आपका है, तो एक अंदर का कितने है, हाफ है, ठीक है। ऐसे भी आप मान सकते हो, ठीक है। तो आपका हो गया, आपका ये कैसे कंट्रीब्यूशन देखते हैं, लैटिस का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, ये तो हो गया। मतलब काफ़ी जैसे भी कुछ भी दे दे आप निकाल सकते हो इनका, ठीक है। फिर आ गया आपका 2D का, ठीक है। 2D का मतलब कितने टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं 2D में, और कितने तरह का बेविस लैटिस होते हैं 2D में। 2D में तो 4 तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं। एक होते हैं ऑब्लिक्यू, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर एंड हेक्सागोनल। और बेविस लैटिस कैसे होते हैं, बेविस लैटिस तो सारे में सेम होते हैं, ओनली रेक्टेंगुलर में 2 तरह का होते हैं। एक होते हैं प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर, और एक होते हैं रेक्टेंगुलर सेंटर। सेंटर जैसे बेस सेंटर होते हैं आपका, ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर हो सकते हैं आप, ऐसे तो रेक्टेंगुलर तो सॉरी एक सेकेंड, ऐसे रेक्टेंगुलर मान लो ऐसे तो हो सकते हैं, जिनमें यहाँ 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 रह सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर। बट ये भी तो हो सकते हैं ना रेक्टेंगुलर में, ये भी प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर है, बट ये है आपका बेस सेंटर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, हाफ, इसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, हाफ। तो टोटल क्या हो गया आपका 1। तो इसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, टोटल क्या हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है।
तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन 2D भी हो गया। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर अच्छा 2D में कैसे मतलब एक कौन सा होते हैं ये आप देख लेना, फिर हम बता देते हैं। तो 2D मतलब क्या है, दो साइड है उनका रिक्रेडिंग एक एंगल है। मतलब 2D मतलब क्या होते हैं, ए बी टू साइड है, जैसे ये मान लो आपका 2D है, ठीक है, ए बी टू साइड है, इसके रिगार्डिंग एक एंगल है, अल्फा भी बोल सकते हो आप, गामा भी बोल सकते हो, काफ़ी बुक में काफ़ी सारे बोल के रखा है, अल्फा भी बोला है किसी में गामा भी बोला है, ठीक है। आप गामा मान के चलो। तो गामा क्या होगा, तो ऑब्लिक्यूब में क्या होगा, ए बी नॉट इजिकल टू मतलब ए और नॉट इजिकल टू बी होंगे, गामा नॉट इजिकल टू 90 डिग्री होंगे, उनको बोलते हैं ऑब्लिक्यूब। और रेक्टेंगुलर में क्या होगा, ए नॉट इजिकल टू बी है, गामा इक्वल टू 90 डिग्री है, जैसे रेक्टेंगुलर आप तो जानते ही हो। और स्क्वायर में क्या होगा, ए इक्वल टू बी है, जैसे ए हो गया स्क्वायर, तो हम एग्जैक्टली नहीं ड्रा कर सकते क्योंकि यहाँ हम शेप का अवेलेबल नहीं है शायद। तो इन तो ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी है, और ए इक्वल टू बी है मतलब ए भी ए है और ए भी ए है, ठीक है, और ए भी ए है। तो इनको क्या बोलते हैं, इनके रिग्रेडिंग एंगल तो 90 डिग्री है, इनको क्या बोलते हैं स्क्वायर। और हेक्सागोनल में क्या होते हैं, ए इक्वल टू बी होते हैं, बट गामा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 120 डिग्री होते हैं, ऐसे होते हैं। जैसे ये 2D ऐसे अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, सेब लेंगे तो अच्छे होते, ठीक है, वो देख लेना है, किसी बुक से देख लेना एक बार कि कैसे शेप कैसे होते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली 3D में भी 7 तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, और ब्रेविस लैटिस होते हैं आपका 14 तरह का, ठीक है। 7 तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, क्यूबिक होते हैं, रोम्बोहेड्रल होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं, टेट्रागोनल होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक होते हैं, मोनोक्लिनिक होते हैं, ट्राइक्लिनिक होते हैं। ये सारे एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले वीडियो में, जो यूट्यूब में भी अवेलेबल है और टेलीग्राम चैनल में भी है, वो आप एक बार देख लेना, क्योंकि इससे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। और एक होते हैं आपका क्रिस्टल सिमेट्री, ठीक है। तो कितने तरह का सिमेट्री होते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, क्रिस्टल का 4 तरह का सिमेट्री होते हैं। एक है ट्रांसलेशनल सिमेट्री। जैसे ट्रांसलेशनल सिमेट्री कैसे होते हैं, देखो आपके पास कुछ लैटिस है ऐसे, क्रिस्टलाइन सॉलिड का लैटिस है, मतलब इनका डिस्टेंस सेम होंगे, मतलब ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस सेम है, सिमिलरली ए भी सेम है, ठीक है। और सॉलिड में और क्रिस्टलाइन लैटिस में क्या बोला है, हम लोगों का जो सराउंडिंग्स मिलेगा वो इक्वल, मतलब इक्वल सराउंडिंग्स होंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से मुझे इस तरह जाना है, जिस पॉइंट पे मुझे जाना है, ठीक है। तो हम इस पॉइंट से उस पॉइंट पे जाना है, तो कैसे जाएंगे हम, तो पहले हम यहाँ से एक्स एक्सिस में, हम तो 3D यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, 2D में ही बोल रहे हैं कि कैसे होते हैं ट्रांसलेशन, आपका ट्रांसलेशन सिमेट्री। यहाँ जाना है, तो यहाँ मतलब क्या होते हैं, एक्स एक्सिस में हम कितने ट्रैवल किए हैं, a प्लस ए मतलब 2a ट्रैवल किए हैं एक्स एक्सिस में, ठीक है। वाई एक्सिस में कितने ट्रैवल किए हैं, a प्लस ए, ठीक है। तो वाई एक्सिस में कितने ट्रैवल किया है, 2a जे के, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसलेशनल लैटिस, सॉरी ट्रांसलेशनल वेक्टर। ट्रांसलेशनल वेक्टर मतलब क्या है कि इस वेक्टर मतलब यहाँ से यहाँ जाने के बाद ये आपका सेम सराउंडिंग्स मिलेगा, ये होते हैं आपका ट्रांसलेशनल सिमेट्री, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल सिमेट्री हो सकते हैं, ठीक है। और एक सिमेट्री होते हैं आपका रोटेशनल सिमेट्री, और एक होते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री, और एक होते हैं इन्वर्सन सिमेट्री। और सिमिलरली क्यूब का भी कुछ सिमेट्री होते हैं जिनको बोलते हैं एक्सिस सिमेट्री, और एक बोलते हैं प्लेन सिमेट्री, और एक बोलते हैं पॉइंट सिमेट्री, ठीक है। एक्सिस सिमेट्री, टोटल नंबर ऑफ एक्सिस सिमेट्री ऑफ द क्यूब कितने होते हैं, 13 होते हैं, जिनमें से 6 होते हैं डायड एक्सिस, 4 होते हैं ट्रायड एक्सिस, एंड 3 होते हैं टेट्राड एक्सिस। टेट्राड एक्सिस 3 कैसे होते हैं देखो, तो ये टेट्राड एक्सिस कहाँ से पास होते हैं, हर एक प्लेन का मिडिल पॉइंट से, ऑपोजिट एंड पैरेलल प्लेन का मिडिल पॉइंट से टेट्राड एक्सिस पास होते हैं। और मिडिल पॉइंट का जो आपका पॉइंट आप जब कनेक्ट करोगे, जो एक्सिस मिलेगा आपको, उनको बोलते हैं आपका टेट्राड एक्सिस। यहाँ पे टोटल प्लेन कितने हैं, 6 प्लेन है, मतलब एक प्लेन है, 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 एक प्लेन है। तो सिमिलरली 6 एक्सिस कैसे होंगे, 3 एक्सिस कैसे होंगे, देखो ए कनेक्ट करो तो एक एक्सिस हो गया, सिमिलरली इस प्लेन का और इस प्लेन का मिडिल पॉइंट कनेक्ट करो तो वो एक एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे 3 है। सिमिलरली यहाँ पे जो डायगोनल होते हैं,
डायगोनल पॉइंट को आप कनेक्ट करोगे तो आपका जो एक्सिस मिलेगा वो उनको बोलते हैं डायड एक्सिस। जैसे ए एक हो गया, सिमिलरली यहाँ से आप यहाँ का कनेक्ट करो, ए एक हो गया, दो हो गया, सिमिलरली यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो यह आपका चार हो गया। सिमिलरली डायड एक्सिस 6 होते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से हो जाते हैं डायड एक्सिस। वो देख लेना, पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। और उनके बाद आते हैं आपका स्ट्रेट प्लेन सिमेट्री और डायगोनल प्लेन सिमेट्री। ठीक है, तो स्ट्रेट प्लेन तो यहाँ तो 3 प्लेन आपको दिख रहा है, तो ये एक प्लेन सिमेट्री है, 1 2 3, ये हो गया आपका स्ट्रेट प्लेन और एक हो गया आपका डायगोनल प्लेन। ऐसे डायगोनल प्लेन हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट प्लेन सिमेट्री होते हैं आपका 3 और टोटल नंबर ऑफ डायगोनल प्लेन सिमेट्री होते हैं 6। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्सिस सिमेट्री होते हैं 13 एंड टोटल और नंबर ऑफ पॉइंट सिमेट्री होते हैं और जो इन्वर्स सिमेट्री होते हैं वो होते हैं 1। दिस इज द पॉइंट सिमेट्री। मतलब एक सेकेंड, काम क्यों नहीं है, एक सेकेंड। ठीक है, आपका टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री हो गया इनका। टोटल नंबर ऑफ इतने यहाँ पे कितने थे, टोटल नंबर ऑफ एक्सिस सिमेट्री थे 13 और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट प्लेन सिमेट्री है आपका 3, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल प्लेन सिमेट्री हो गया आपका 6 एंड टोटल पॉइंट सिमेट्री हो गया 1। तो आपको कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री हो गया आपका 23। तो क्यूब का टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री होते हैं 23, ये याद रख लीजिए। और टाइप ऑफ सिमेट्री होते हैं 4, एक है ट्रांसलेशनल सिमेट्री, एक है रोटेशनल सिमेट्री, एक है आपका रिफ्लेक्शन सिमेट्री और एक है आपका इन्वर्जन सिमेट्री। ठीक है, यहाँ से हम पॉइंट ग्रुप और पेस ग्रुप का भी बारे में जान सकते हैं। पॉइंट ग्रुप और पेस ग्रुप मतलब कि आपका जो पॉइंट के रिगार्डिंग जो सिमेट्री होते हैं उनको बोलते हैं पॉइंट सिमेट्री। और जो मतलब वो जो आप जो सारे सिमेट्री पर है 4 तरह का, जैसे ट्रांसलेशनल सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री और इन्वर्जन सिमेट्री। वो ट्रांसलेशन सिमेट्री को छोड़ के जो सिमेट्री होते हैं उनको बोलते हैं पॉइंट सिमेट्री, और ट्रांसलेशन सिमेट्री ऐड कर देते हैं तो जो होते हैं उनको बोलते हैं जो आपका स्पेस सिमेट्री, हाँ स्पेस ग्रुप, पॉइंट ग्रुप, सॉरी पॉइंट ग्रुप एंड स्पेस ग्रुप। ठीक है, वो एक बार देख लेना 2D में कितने हैं, 3D में कितने हैं। वो क्वेश्चन में MCQ में भी पूछा जा सकता है कि 2D में पॉइंट ग्रुप कितने होते हैं, स्पेस ग्रुप कितने होते हैं। पॉइंट ग्रुप 10 होते हैं शायद 2D में, और 17 होते हैं शायद, 17 या 32 होते हैं शायद 3D में। वो एक बार देख लेना, मुझे अभी याद नहीं है, वो एक बार देख लेना। ठीक है, तो फिर आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो जो नए क्लास का वो है आपका मिलर इंडिसेस। ठीक है, मिलर इंडिसेस क्या होते हैं कि आप लोगों का जैसे नाम होते हैं, कुछ भी नाम हो सकता है, सिमिलरली वो प्लेन का भी एक नाम हो सकता है। क्योंकि मतलब उनको कैसे पहचाना जाए कि इस प्लेन का मतलब ये इसी प्लेन है, मतलब किसी भी एक प्लेन का ये यही प्लेन है, तो उनका एक नाम होते हैं। वो नाम कैसे डिटर्मिनेंट होते हैं वो मिलर इंडिसेस से हम लोगों को पता चलता है। मिलर इंडिसेस आर द सिंबॉलिक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक प्लेन इन द क्रिस्टल। और बेसिकली ये बोला जाए तो कि मिलर इंडिसेस आपका होते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ द प्लेन। ठीक है, ये मतलब मिलर इंडिसेस निकालने से पहले हम लोगों का कुछ रूल फॉलो करना होता है। वी हैव टू फॉलो सम स्टेप टू कैलकुलेट द मिलर इंडिसेस। ठीक है, तो पहले क्या देखना होता है आपका इंटरसेप्ट इन द एक्सिस बाय द प्लेन। ठीक है, तो मतलब ये आपका कुछ एक्सिस है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका जेड एक्सिस। ठीक है, तो कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसे क्यों भैया, ऐसे क्यों लेते हैं आप लोग, क्योंकि हम लोग का ये जानना मतलब ये पता मतलब बचपन से ही यही चीज़ से पढ़ते आ रहा है कि एक्सिस ऐसे होते हैं एक्स क्रॉस वाई शुड बी जेड, मतलब पॉजिटिव जेड, ऐसे नहीं है ओनली जेड, मतलब पॉजिटिव जेड होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ आप देखो एक्स कॉस वाई इक्वल टू पॉजिटिव यदि हो रहा है, आप अलग से ओरिएंटेशन लोगे तो नेगेटिव एक आ सकते हैं, इसलिए हम ऐसे लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए ले सकते हैं। पहले जो आप लोगों को जो करना है, तो आपको करना क्या है इसमें, इंटरसेप्ट इन द प्लेन, इंटरसेप्ट इन द एक्सिस बाय द प्लेन। पहले आप कुछ भी एक प्लेन ले लो, ये एक प्लेन ले लो कि दिस इज द प्लेन। इस प्लेन का आपको मिलर इंडिसेस निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ठीक है, इस प्लेन है, तो इस प्लेन में एक से ये सोच लो, एक क्यूब है जिनका आपका जो एज है, क्यूब एज है, सारे ए है, मतलब एक्स एक्सिस में भी ए है, वाई एक्सिस में भी ए है और जेड एक्सिस में भी ए है। तो बताओ फिर, तो वाई एक्सिस पे ये प्लेन कहाँ पे कट कर रहे हैं, और द इंटरसेप्ट इन द एक्सिस बाय द प्लेन थ्रू द वाई एक्सिस क्या है। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरा। Yes, sir. On हाँ the y-axis, it is a. हाँ, वाई एक्सिस इट इज ए। सिमिलरली व्हाट इज द इंटरसेप्ट इन द एक्स एक्सिस, ये बता सकते हो क्या कि इनका एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट क्या होते हैं, मतलब यहाँ यहाँ देख के बता सकते हो क्या। हेलो, On the x and z, it is not cutting. It means it is हाँ infinite, sir. हाँ हाँ, मतलब किसी भी एक्सिस काट नहीं हो रहा है, मतलब वो क्या होते हैं आपका इनफाइनाइट होते हैं। जैसे ए मान लो कि आपका टू स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, आपका टू स्ट्रेट लाइन है, ये लोग कहीं पे भी काट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, मतलब ये क्या है, कहाँ पे काट होंगे, ये इनफाइनाइट पे काट होंगे, ठीक है। जैसे रेलवे ट्रैक देखे हो ना, जो ट्रैक पास पास होते हैं वो लोग कभी काट होते हैं क्या, कभी काट नहीं होते, वह मतलब उनको क्या बोलते हैं, वो पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस कहाँ पे काट होते हैं, जो इनफाइनाइट पे काट होते हैं, ठीक है। तो आप क्या मान लो, यहाँ पे एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइट, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है ए, और जेड एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है आपका इनफाइनाइट, ठीक है। तो उनके बाद क्या बोला है, इंटरसेप्ट इन द फॉर्म ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, इंटरसेप्ट इन द फॉर्म ऑफ यूनिट सेल। फॉर्म ऑफ यूनिट सेल मतलब क्या होगा कि यूनिट सेल की रिगार्डिंग आपको इनका इंटरसेप्ट निकालना होगा, मतलब इनको आपका जो यूनिट सेल का यहाँ पर क्यूबेज क्या है, ए है, वो से डिवाइड कर देना है आपका, अल्फा बाई ए हो गया आपका, ए बाई ए हो गया आपका, और अल्फा बाई ए हो गया आपका। ए हो गया आपका सेकेंड स्टेप, ए हो गया फर्स्ट स्टेप, ए हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या बोला है, रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट, रेसिप्रोकल लेना है, मतलब थर्ड स्टेप टू सेकेंड, एक सेकेंड हटा देते हैं, यहाँ से थर्ड स्टेप कैसे करोगे, वन बाई अल्फा बाई ए, वन बाई ए इक्वल टू क्या होते हैं, ए, ओ सॉरी वन, तो वन बाई वन एंड वन बाई अल्फा बाई ए, इनको सिंप्लीफिकेशन करो क्या होते हैं, ए बाई अल्फा बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट वन, और ए बाई इनफाइनाइट, वन बाई इनफाइनाइट या समथिंग बाई इनफाइनाइट क्या होते हैं आपका, जीरो होते हैं, और वन, 0. वन और जीरो हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या होते हैं आपका, इनको रिड्यूस करना है, रेसिप्रोकल ऑफ द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर, स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर में आपको रिड्यूस करना है। यहाँ पे तो स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर आ गए हैं, कुछ जगह पे नहीं होते कि सारे जगह पे नहीं होते, तो स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर नहीं होते, किस स्पेल में किस प्लेन में नहीं होते। सोचो यहाँ पे एक प्लेन, नया एक प्लेन ड्रा कर रहा हूँ, ये एक सेकेंड, टीचर का न्यू प्लेन, ठीक है। तो यहाँ मतलब मिडिल में एक प्लेन है जिनका इंटरसेप्ट है ए बाई टू, ये कैसे करोगे ये बताओ फिर,
ये एक नया सा प्लेन है जिनका इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे a/2, ठीक है। तो ए कैसा होगा फिर, यहाँ पे जो ए लिख रहा था हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा पहला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे जो है ये हो जाएगा आपका a/2, वहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है। तो कितना हो सकता है ये, 0, हाफ, 0, ये हो गया आपका। बट आपको क्या बोला है कि रिड्यूस द रेसिप्रोकल टू द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो ये तो ऐसे तो हम नहीं लिख सकते ना। तो ये स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर क्या होंगे, मतलब हाफ तो हम नहीं बता सकते। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2, 0, 1, 0, ठीक है। तो ये प्लेन भी 0, 1, 0 है। यहाँ से हम क्या बता सकते हैं आपको कि पैरेलल प्लेन हैव सेम मिलर इंडिसेस, क्योंकि ए प्लेन और ए प्लेन देखो पैरेलल है और इनका मिलर इंडिसेस भी सेम है। सिमिलरली ए भी आप कर सकते हो, यहाँ का भी ऐसे सेम आ सकते हैं, ठीक है। मतलब पैरेलल प्लेन का मिलर इंडिसेस सेम होंगे। यहाँ से मतलब आप किसी भी प्लेन का आप मिलर इंडिसेस निकाल सकते हो, ठीक है। मिलर इंडिसेस कैसे लिखा जाते हैं, मिलर इंडिसेस और प्लेन ऐसे लिखा जाते हैं, एक फास्ट ब्रैकेट दे के HKL ऐसे लिखा जाते हैं। और ए हो गया आपका मिलर इंडिसेस, ठीक है, मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन। और एक तरीके से लिखा जा सकता है कि सेकेंड ब्रैकेट दे के, सेकेंड ब्रैकेट ऑफ HKL, ये आपका मिलर इंडिसेस नहीं है, ये होते हैं आपका फैमिली ऑफ प्लेन। जैसे फैमिली ऑफ प्लेन क्या होगा आपका, जैसे ऐसे कुछ है कि 1, 1, 0, 0, इनका मतलब ये है कि ये है इस, मतलब इतने काफ़ी सारे फैमिली मतलब प्लेन का एक ग्रुप है, ठीक है। जैसे 1, 0, 0 हो गया आपका, एक 0, 1, 0 हो गया। सिमिलरली 0, 0, 1 हो गया आपका, 0, 1 पर 0, 0 हो गया, 0, 1 पर 0 हो गया एंड 0, 0, 1 पर हो गया। तो इतने सारे प्लेन हैं आपका इस फैमिली ऑफ प्लेन में, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम, एक प्लेन रिप्रेजेंट करते हैं ये, पर एक काफ़ी सारे प्लेन रिप्रेजेंट करते हैं दिस नोटेशन, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट दे के हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक होते हैं आपका थर्ड ब्रैकेट दे के कुछ रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे HKL, ठीक है। ये हो गया आपका डायरेक्शन इंडिसेस। डायरेक्शन इंडिसेस मतलब क्या है आपका, कि किसी भी पैरेलल प्लेन के रिगार्डिंग एक आप नॉर्मल ले लो, इस प्लेन का नॉर्मल जो होगा वही होगा आपका इस प्लेन का डायरेक्शन इंडिसेस, ठीक है। ये हो गया आपका। तो फिर आते हैं हम लोग कि कुछ मतलब किस प्लेन का क्या रिप्रेजेंटेशन है, मतलब का नेम क्या है। दिस इज द 1, 0, 0 प्लेन, ठीक है। ये तो आप करने से आपको पता चल जाएगा कि 1, 0, 0 प्लेन कैसे है। A0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 और इनके बाद जो आते हैं 1, 1, 1। इससे आप काफ़ी सारे प्लेन ड्रा कर सकते हो, काफ़ी मतलब कुछ भी आपको दे दिया आप ड्रा कर सकते हो। आपको पहले जब प्लेन दे देंगे आपको रिवर्स में जाना होगा। जैसे पहले हम लोग क्या किए थे, मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करने के लिए, एक सेकेंड, पहले क्या किए थे, इंटरसेप्ट बाय द इन द एक्सिस बाय प्लेन किए थे। सिमिलरली उनके बाद किए थे इंटरसेप्ट इन द फॉर्म ऑफ यूनिट सेल किए थे, रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट किए थे एंड सिंप्लीफिकेशन किए थे। जब आपको HKL गिवन होंगे, HKL गिवन होंगे और आपको मतलब बोलेगा कि ये कौन सा प्लेन है भाई ये बताओ, फिर आपको रिवर्स में जाना है, सिंप्लीफिकेशन पहले करना है, उनके बाद रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट लेना है, उनके बाद लेना है इंटरसेप्ट इन द फॉर्म ऑफ द यूनिट सेल, उनके बाद लेना है इंटरसेप्ट इन द एक्सिस बाय द प्लेन। अब रिवर्स में जाओगे तो आपको प्लेन पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेन आपको ड्रॉ करना बोल रहा है, ठीक है।
ये हो गया आपका मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस से काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं गेट पे, नेट पे, कुकेट पे, किसी भी एमएससी एंट्रेंस पे आपको दे के बोल सकते हैं कि इस प्लेन सा मतलब 100 प्लेन क्या है, वो हाफ 00 जैसे हो गया, 200 हो गया, 211 हो गया, किसी भी तरह का आपका मिलर इंडेक्स दे के बोल सकते हैं कि इस प्लेन क्या होंगे, मतलब कौन सा प्लेन है ये बताओ। चारों ऑप्शन दे के एक आपको दे दिया कि एक आपको देना मतलब आंसर देना है कि कौन सा प्लेन है आप बताओ। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, कुकेट पे भी आते हैं, नेट पे भी आते हैं, गेट पे भी आते हैं, मतलब एमएससी इंट्रेंस पे काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, आप देख के इनका आंसर बता सकते हो। तो ये हो गया आपका। उनके बाद आते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इंटरप्लेनर स्पेसिंग मतलब क्या होते हैं, काफ़ी तो सारे प्लेन होते हैं तो प्लेन का बीच का डिस्टेंस होते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूला है एक, ये आप ड्रॉ भी कर सकते हो, मतलब डिराइव भी कर सकते हो। डिराइव करने का एक तरीका होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होते हैं, जो बचपन पे वेक्टर पे पढ़े थे कि कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, वहाँ से डिराइव कर सकते हो। अब डिराइव करने के बाद आपको जो फार्मूला आएगा DHKL इक्वल टू, एक सिंपल क्यूबिक के लिए होते हैं और ऐसे जनरल लिख देते हैं 1/√ऑफ H बाई A का स्क्वायर प्लस K बाई B का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं मिल रहा है, प्लस L बाई C का स्क्वायर। एक फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और एक फार्मूला होते हैं जो हम नहीं, और जो होते हैं मतलब ए जिनमें ए बी सी सेम होते हैं तो फिर ऊपर ए आ जाते हैं, जैसे ये हो गया, ये आपका डिफरेंट ए बी सी के लिए होते हैं और ए बी सी या सेम हो जाएगा, मतलब क्यूबिक के लिए क्या होगा आपका, ए हो गया आपका ये H स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया आपका एच के एल के लिए, ठीक है, मतलब सेम एच के एल के लिए। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, डी का वैल्यू तो दे सकते हैं कि डी का वैल्यू क्या है ये बताओ, ये भी दे सकते हो। और एंगल बिटवीन टू प्लेन दे सकते हैं, एंगल बिटवीन टू प्लेन दे सकते हैं। ये का एक फॉर्मूला है कि इसका एक फॉर्मूला होता है आपका कॉस थीटा इक्वल टू H डैश प्लस के डैश प्लस एल डैश बाई √ऑफ H स्क्वायर, सॉरी हाँ H स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू √ऑफ H डैश स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर प्लस एल डैश स्क्वायर। ये हो गया आपका। एक फॉर्मूला हो सकता है कि दो मिलर इंडिसेस दे के आपको बोल सकते हैं इन प्लेन का बीच का एंगल क्या है बताओ। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है और एग्जाम पे, ये इस फार्मूला से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। यहाँ से किसी भी प्लेन तो निकाल सकते हो, आपका 1 बार भी निकाल सकते हो। बार का प्लेन कैसे निकाल सकते हो कि बार का प्लेन में कुछ नहीं होते, आपको जस्ट एक्सिस चेंज कर देना होता है कि हम लोग एक्सिस बोल रहे आपका जो सेंटर होते हैं वो चेंज करना होता है। हम लोग क्या लेते हैं, सेंटर मोस्ट ऑफ द 0 पे ले लेते हैं और यहाँ पे आपको इसका अकॉर्डिंग जैसे 1 बार ले लिया, 2 बार ले लिया या 3 बार ले लिया, जैसे 1 बार 0 बार आपको जस्ट एक्सिस पर कहाँ वो जो सेंटर होते हैं वो जस्ट चेंज कर देना है, फिर आपका इजी हो जाएगा ड्रॉ करने, ठीक है। तो उनके बाद क्या होते हैं आपका, उनके बाद आते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हो आप लोग, मिलार इंडिसेस में कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हेलो। हाँ हाँ बताइए। सर जब ओरिजिन हाँ हाँ ओरिजिन से कट होता है ना, हाँ हाँ उसका बताओ। ओरिजिन से काट होता है मतलब क्या आप जानना चाहते हो बोलो। वन प्लेन कटिंग फ्रॉम ओरिजिन, जब ओरिजिन से वो प्लेन क्रिएट हो रहा है तब उसके मिरर इंडेक्स कैसे लिखने चाहिए, मतलब ओरिजिन से एक्स
एक्सिस ओरिजिन पर है, वाई एक्सिस ओरिजिन से कट रहा है, एंड जिस जेड एक्सिस को वो नहीं टच कर रहा है वो प्लेन, तो वहाँ कैसे लिखेंगे उसके मिरर इंडाइसेस? समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं कि ए ऑरिजिन है, ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो। यस सर। हाँ, ए ऑरिजिन है, आप बताओ फिर ओरिजिन से कौन सा काट कर रहा है? ओरिजिन से वाई एक्सिस तक वो कट कर रहा है एट एज ए, ए जे, हाँ। एंड वो जेड एक्सिस पर भी एट एज ए पर कट कर रहा है, हाँ, काट कर रहा है। तो वो प्लेन बन गया, तो उसका कैसे फाइंड आउट करे मिरर ओ देखो, इंडाइसेस? देखो 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 फिर कैसे होते हैं ये प्लेन, देखो ये कैसे हो रहा है। इस प्लेन देखा हो, इस प्लेन देख रहे हो, देख पा रहे हो? ठीक है, दिख रहा है इस प्लेन? यस सर। देखो इसमें क्या हो रहा है, वाई एक्सिस पे ए पे काट किया है, ठीक है, काट किया है ना? यस सर। जेड एक्सिस पे कहाँ यस। पे काट किया है, ए पे काट किया है, यस सर। ठीक है। तो ऐसे जैसे करना है आप करो कि एक्स एक्सिस पे कहाँ काट कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे ये काट कर रहा है क्या? काट तो नहीं कर रहा है, तो कहाँ काट कर रहा है? इन्फिनाइट पे कर रहा है। तो इन्फाइनाइट पे काट कर रहा है मतलब क्या होगा, एक्स का जो है मतलब एज का वैल्यू 0 होगा, और ए का वैल्यू मतलब वाई के का वैल्यू 1 होगा, और एल का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। और प्लेन ऐसा होगा, दिस इज द प्लेन, ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। किसी भी मतलब आप किसी भी मतलब काट होने दो, अब जैसे लॉ होते हैं ऐसे ही आप ड्रॉ करते मतलब करते जाओ, फिर आपको मिलर इंडिसेस पता चल जाएगा। अब आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो ये भी एक प्रॉब्लम है। पहले आप क्या करोगे, पहले एक्स का जो भी दिया है जो वन है ना, पहले वो सोचोगे कि वाई एक्सिस में आपका वन में काट कर रहा है, ठीक है, तो और ए पे काट कर रहा है, ए दे दो। फिर देखो जेड एक्सिस पे भी ए पे काट कर रहा है, जेड एक्सिस पे जब ए पे काट करेगा ना, तब ए प्लेन तो तुम नहीं लिख सकते हो ना कि जेड एक्सिस का ए मतलब ए तो नहीं है, जेड एक्सिस पे यहाँ पे काट कर रहा है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो देखो जेड एक्सिस के काट नहीं कर रहा है, ये भी एक पॉइंट है जिसमें जेड का अकॉर्डिंग, जैसे देखो ए हो गया आपका, यहाँ पे आप ये बोल रहे हो कि ए भी तो जेड इक्वल टू ए है, बट ए जेड इक्वल टू ए है, बट ये जेड इक्वल टू जेड एक्सिस को काट कर रहा है क्या? ये जेड एक्सिस से पैरेलल है, पर जब तुम यहाँ से यहाँ कनेक्ट करोगे ना, तभी आपका जेड एक्सिस का काट करेगा। जेड एक्सिस को काट नहीं करेंगे तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो क्या प्लेन हो जाएगा फिर? ये प्लेन हो जाएगा ना आपका, ये प्लेन हो जाएगा। इस प्लेन में क्या है, इसमें आप बोल सकते हो कि यहाँ पे भी तो सर जेड ए है, बट जेड ए है आप कैसे बोल सकते हो? ये बोल नहीं सकते क्योंकि ये जेड एक्सिस को काट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जेड इक्वल टू ए होंगे तब भी जब ये एक्सिस को काट करेगा, जो अब काट नहीं करेगा ना, तब अल्फा तब उनका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ना, ठीक है। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस? थैंक यू सर। ओके ओके, ठीक। अब ऐसे किसी भी मतलब एक्सिस ड्रा कर सकते हो, मतलब 1 बार का, 2 बार का, 1 1 बार का, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन देते हैं, 1 1 0 ऐसे। या आप हम कुछ दे देंगे, होमवर्क कुछ दे देंगे, वो आप टेलीग्राम चैनल में भी आपको मिल जाएगा, वो आप ड्रॉ कर सकते हो कि कैसे, कि कौन सा प्लेन का कौन सा मतलब ड्रॉ करके आप दिखा सकते हो कि 1 बार 0 1 कैसे हो सकते हैं, 1 बार 0 कैसे हो सकते हैं, 1 1 1 बार कैसे हो सकते हैं, या प्रैक्टिस कर सकते हो कि एग्जाम में किसी भी प्लेन दे सकते हैं आपको, कि ज़्यादा तो कॉम्प्लिकेटेड प्लेन नहीं देते, तो 1 बार 1 0 ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। ये आप मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, वो हम दे देंगे, कुछ होमवर्क दे देंगे। तो फिर आते हैं, तो मिलर इंडिसेस हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं बाकी। तो फिर हम आ जाते हैं सिंपल क्यूबिक पे, ठीक है। ये कुछ जो स्ट्रक्चर किए थे हम लोग पहले 2D और 3D में, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, 3D का स्ट्रक्चर है सिंपल क्यूबिक। इसमें कैसे होते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में, दिस इज द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, हर एक कर्नल में एक एटम होते, एक कर्नल हो गया आपका क्यूब का,
जिसमें से एक एटम है। यहाँ पे भी एक एटम है, यहाँ पे भी एक एटम है, यहाँ पे भी एक एटम है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या है? देखो एटम जो है ना, वो सारे अंदर नहीं है क्यूब का, तो कितने अंदर है, ठीक है। तो हम लोग जब 2D में किए थे, क्या किए थे, ऐसे कुछ किए थे, लैटिस कैलकुलेट किए थे। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, एक जैसे एटम ही सोच लो है। तो इसमें क्या है, 1/4 ऑफ 4 किए थे। बट ये था क्या, 2D में था, ठीक है, जिसमें ओनली एक्स एक्सिस थे और वाई एक्सिस पे। आप एप्पल सोचो, ठीक है। एप्पल CD है, यहाँ पे आप काट कर रहे हो, ठीक है। ए 2D के लिए है, बट इसमें एक और भी एक्सिस है, जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस मतलब जैसे आपका ये एप्पल हो गया, आपको आधा कर रहा है, ठीक है। फिर आप एक ड्रॉ कर रहे हो, 1/4 कर रहे हो, मतलब आपको इस कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होंगे, 1/4 इंटू 1/2 इंटू कितने नंबर ऑफ एटम है, ऊपर 4 है, नीचे 4 है, 8 है। तो टोटल क्या हो गया आपका, 8 इंटू 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन द सॉलिड क्या हो गया, मतलब इन द क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, यूनिट सेल में 1 हो गया। समझ में रहा है? इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, बताओ। हेलो, हेलो। तो देखो फिर क्या होते हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो क्या होगा आपका 1 होते हैं। ऐसे होते हैं कि कैसे 1 होते हैं कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, टोटल 8 है और हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है। तो 2D होता तो 1/4 होता, और CD है तो इसका लिए कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा आपका 1/8 है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल हो गया आपका वो 1 हो गया, ठीक है। तो ए हो गया। उनके बाद आते हैं नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, वो क्या होंगे। तो देखो नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम क्या होंगे, जैसे इस एटम की बात कर रहा हूँ, ये जैसे हम ये ले लो, एक एक्सिस ले लो, ठीक है। इस एक्सिस में यहाँ ओरिजिन है, इस ओरिजिन में ये पॉइंट है, मतलब ए एटम है। तो उनके बाद ए डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस क्या है, ए है। हेलो, हेलो, ज्वाइन किया है किसी ने, छोड़ो। तो आपका क्या है, इस एक्सिस है जैसे एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आपका एक पॉइंट है, ये मान लो मतलब है ही ऐसे। और नेगेटिव एक्स एक्सिस में एक एटम है, सिमिलरली पॉजिटिव वाई में एक एटम है और नेगेटिव वाई में एक एटम है, पॉजिटिव जेड में एक एटम है और नेगेटिव जेड में एक एटम है। तो सारे डिस्टेंस क्या है, ये है, ए भी ये है, ए भी ये है, ए भी ये है, ए भी ये है और ए भी ये है, ए भी ये है। ये नियरेस्ट एटम है। तो सिंपल क्यूबिक के नियरेस्ट एटम कितने हो गए आपका, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम हो गया आपका 6। और डिस्टेंस क्या है आपका, क्यूब एज का डिस्टेंस क्या होते हैं सिंपल क्यूबिक में, ए बोल रखा है, तो ए है आपका, ये हो गया। तो नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम हो गया आपका 6, डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट एटम हो गया आपका ए हो गया, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा कि सेकेंड नियरेस्ट नेबर, ठीक है। सेकेंड नियरेस्ट नेबर क्या होगा, मतलब जिनका जो डिस्टेंस वो फर्स्ट नियरेस्ट से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो सेकेंड नियरेस्ट एटम क्या दिख रहा है हमें, ये है आपका सेकेंड नियरेस्ट नेबर एटम। सेकेंड नियरेस्ट एटम कैसे होते हैं कि क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कितने डिस्टेंस पे है। देखो आपका क्यूब एज है ए, ठीक है, ए भी ए है, ए भी ए है,
और आपका इस पॉइंट का निकालना है, और क्यूब है मतलब इस एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है। ठीक है, क्यूब का तो एंगल 90 डिग्री होते हैं, आप लोगों को पता है, तो 90 डिग्री है। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए है, ए है, तो ए इस डिस्टेंस क्या है, लेट इस डिस्टेंस डी, तो डी इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर ऑफ स्क्वायर प्लस स्क्वायर, मतलब क्या है आपका रूट 2 इंटू स्क्वायर, मतलब रूट 2 इंटू ए किसका लॉ है, पिथागोरस का लॉ है शायद। पिथागोरस लॉ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि डी का वैल्यू क्या हो सकते हैं, रूट 2 ए होंगे। ठीक है, तो रूट 2 ए है। तो नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं सेकेंड नियरेस्ट एटम में, यहाँ पे कितने दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है। ए आपका टोटल सेल नहीं है आपका, यहाँ पे भी सिमिलरली आप जब करोगे ना, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, और वहाँ पे भी एक है, मतलब 4 ऊपर है 4 नीचे है। तो इस एक्सिस का क्या, कौन सा एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस है। एक्स वाई एक्सिस में कितने एटम हैं सेकेंड नियरेस्ट एटम में, यहाँ पे एक है, सिमिलरली वहाँ पे भी है एक, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इस प्लेन में कितने हैं, 4 है। सिमिलरली कितने प्लेन होते हैं एक्स वाई जेड का रिगार्डिंग टी, एक्स वाई जेड एक्सिस में कितने प्लेन होते हैं, सी प्लेन होते हैं, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, तो सी इंटू 4, तो क्या हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ एटम, सॉरी यहाँ पे नहीं, टोटल नंबर ऑफ एटम हो गया आपका सेकेंड नियरेस्ट एटम का 4 इंटू 3 हो गया आपका 12, और डिस्टेंस क्या हो गया आपका रूट 2 ए। हम कैसे डिफाइन किए हैं ये और कैसे कैलकुलेट किया है, दिस इज द प्रोसेस, हो गया आपका। तो सेकेंड नियरेस्ट एटम, वो सेकेंड नियरेस्ट एटम हो गया आपका। फिर आते हैं थर्ड नियरेस्ट एटम। थर्ड नियरेस्ट एटम कैसे होते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द थर्ड नियरेस्ट एटम, यहाँ से डिस करना एटम जो है वो है आपका थर्ड नियरेस्ट एटम। थर्ड नियरेस्ट एटम क्या होते हैं, देखो ए तो आपके पास है ही, ए होते हैं आपका रूट 2 ए होते हैं आपका ए, ये तो पहले ही आपने डिफाइन किए थे सेकेंड नियरेस्ट एटम का, ये है आपका रूट 2 ए, और ए होते हैं ये, और इस डिस्टेंस को आपको निकालना है। तो कैसे, पिथागोरस लॉ आप अप्लाई कीजिए, रूट 2 ए का स्क्वायर और ए स्क्वायर इक्वल टू, एक सेकेंड, इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब क्या है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो जेड इक्वल टू क्या है आपका रूट 3 ए। ठीक है, ये हो गया। तो कितने नंबर, तो थर्ड नियरेस्ट एटम का आपका डिस्टेंस तो पता चल गया है कि रूट 3 है। ये देखो मेरे पास 3D पिक्चर नहीं है, 3D पिक्चर है तो अच्छे से समझ में आता था, बट ये ओनली 2D है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा समझ में कि कितने एटम है। ये आप मान लो यहाँ पे 4 जैसे 4 क्यूब रखा हुआ है, ऊपर 4 है नीचे 4 है। सिमिलरली तो कितने नंबर ऑफ एटम है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, और यहाँ पे एक है। सिमिलरली ये पॉजिटिव जेड एक्सिस में है ना, सिमिलरली नेगेटिव जेड एक्सिस में भी 4 है। ये पॉजिटिव जेड के लिए, पॉजिटिव जेड एक्सिस के लिए 4 है, सिमिलरली नेगेटिव जेड एक्सिस के लिए भी 4 है। तो टोटल कितने एटम होंगे, 8 एटम होंगे। तो थर्ड नियरेस्ट एटम हो गया आपका 8। ठीक है, तो और जो एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, ये एटॉमिक रेडियस हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दो एटम का बीच का जो रेडियस है वो हम मतलब वो जो डिस्टेंस है वो हम लोगों को डिफाइन करना है एटॉमिक रेडियस का थ्रू। एटॉमिक रेडियस मतलब एटॉम का रेडियस। ये जो इतने जो मतलब देख रहे हो कि इतने स्पेस है इनके अंदर, तो इतने स्पेस ओरिजिनली लैटिस में नहीं होते, कि ओरिजिनली लैटिस में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं आप क्योंकि काफ़ी सारे एटम होते हैं छोटा सा स्पेस के अंदर। तो ए हो गया आपका सेंटर, सेंटर से इस डिस्टेंस होते हैं आपका आर, एंड इस डिस्टेंस होते हैं आपका आर, या इसका बीच का जो डिस्टेंस होते हैं ना ये होते हैं आपका ए। आपका तो एक लैटिस स्ट्रक्चर से पढ़ा हुआ है कि क्यूबिक का क्यूबिक लैटिस सिंपल क्यूबिक का क्यूबेज होते हैं आपका ए।
तो ए हो गया आर, ए हो गया आर, आपका हो गया आपका 2r इक्वल टू हो गया आपका क्यूब एच हो गया ए। तो आर इक्वल टू क्या होगा आपका a/2। ठीक है, ये हो गया आपका क्यूब एच। यहाँ से किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। हेलो, आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है क्या? नो प्रॉब्लम सर। ओके ओके, क्योंकि किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। काफ़ी सारे, कितने लोग हैं? 3 लोग हैं शायद, जो नए जो ज्वाइन किए हैं। क्या नाम है? सतीश कुमार। आपका कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? देख नहीं रहा है, छोड़ो फिर। तो क्या है, आपका सॉलिड का यहाँ तक तो हो गया है। यहाँ पे तो मतलब यही है, सॉलिड सिंपल क्यूबिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं है। और एक होते हैं आपका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन मतलब क्या होते हैं आपका, ये पहले जानना होगा। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन मतलब हाउ क्लोजली द एटॉम आर पैक्ड, मतलब कितने जगह कवर कर रहा है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में। वो जो एटम होते हैं, वो एटम सिंपल क्यूबिक का कितने जगह कवर कर रहा है, ये आपको देखना होगा। वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला होता है, APF इक्वल टू एन इफेक्टिव इंटू वॉल्यूम ऑफ द ईच एटम बाई वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, ये है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द ईच एटम हम लोग क्या बोले थे कि पहले ही क्या बोले थे कि हम सॉलिड स्टेट में एटम को एक 3D स्फीयर, मतलब 3D में हम एक स्फीयर की तरह कंसीडर करेंगे। तो स्फीयर का रेडियस क्या होते हैं आप बता सकते हैं? स्फीयर का, सॉरी, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होते हैं? स्फीयर का तो रेडियस तो आपको पता चल गया है यहाँ से कि ईच एटम जो है उनका तो आपका रेडियस पता है कि आर है। तो वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का? 4/c/r³। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ द ईच एटम। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक में एटम है? एन इफेक्टिव इक्वल टू क्या है आपका? 1 है। और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या है आपका? क्यूब है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? जिनका क्यूब एज ए है, ये क्यू है आपका। ठीक है, तो आपका रिलेशन क्या है? आर इक्वल टू a/2। तो आप कहाँ आर का जगह a/2 रिप्लेस कीजिए। 4/3 × 5 a/2 का क्यूब बाई a³। तो कितने होते हैं ये? 4/3 पाई × 1/8, मतलब क्या होगा? पाई/6। पाई/6 करने से क्या आ रहा है आपका? 0.52 के आसपास कुछ, ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है, तो 0.52 आपका ए है। 0.52 पाई/6 एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है आपका 5/6। ये जब आप इन द परसेंटेज में करेंगे तो इनके 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या होगा आपका? एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन फॉर द सिंपल क्यूबिक इज 52%। 52 पॉइंट समथिंग आते हैं शायद, ये एग्जैक्टली 52.4 है शायद। देख लेते हैं एक बार कैलकुलेट करके कि पाई/6 का वैल्यू क्या आते हैं।
52.359 ऐसे कुछ आ रहा है, तो मतलब 52.4% आपका हो गया। 50 ऐसे कुछ आते हैं, तो 52.4% हो गया आपका पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया। तो सिंपल क्यूबिक में और कुछ बचा है नहीं, ऐसे कुछ है तो हो गया सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में कुछ प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, किसी का कोई प्रॉब्लम है सिंपल क्यूबिक में? नहीं। है किसी का कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ओके ओके ओके, ठीक है। फिर आते हैं बीसीसी। ठीक है, ये होते हैं आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक। ठीक है, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक में क्या होते हैं आपका, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं सिंपल क्यूबिक जैसा ही है, और अंदर एक एटम है। ठीक है, इनका बीच में एक एटम है, इनका है आपका ये, इनको बोलते हैं आपका बीसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल क्यूबिक का जो है सेम लाइक सिंपल क्यूबिक, बट एक अंदर और सेंटर में, क्यूब का सेंटर में और एक एटम है, इनको बोलते हैं आपका सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक में इस ये सोचो आप, ये भूल जाओ। ठीक है, ये आप भूल जाओ कि ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम कितने थे? 1 थे, क्योंकि 8 इंटू 1/8 थे। और यहाँ पे बीसीसी जो है, अब बीसीसी का बात करो, ये जो नए जो एटम है, ये सारे एटम मतलब पूरा जो एटम है वो सेंटर में है, मतलब क्यूब का अंदर है। तो क्यूब का अंदर है मतलब इनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? फुल होगा, +1 है। तो मतलब कितने हो गए हैं? 1 + 1 = 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या हो गया आपका? 2 हो गया। ठीक है, हो गया। तो उनके बाद आते हैं आपका नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। यहाँ पे नहीं है सर, एक सेकेंड। तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर क्या है? सिंपल, सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर क्या थे? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसा कुछ थे। सिमिलरली वाई एक्सिस में थे, नेगेटिव वाई एक्सिस में, नेगेटिव जेड एक्सिस में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, और पॉजिटिव जेड और नेगेटिव जेड में थे। सिमिलरली यहाँ पे सिंपल क्यूबिक में नियरेस्ट नेबर क्या है? दिस डिस्टेंस शुड बी द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो, हम लोगों के पास क्या थे? हम लोगों के पास क्या थे, देखो। अच्छा, ये सिंपल क्यूबिक में एक बात बोलना भूल गया था, ये सिंपल क्यूबिक का एक एग्जाम्पल होता है, ये होता है आपका सिंपल क्यूबिक का एक एग्जाम्पल है आपका पोलोनियम इन रूम टेम्परेचर। पोलोनियम इन रूम टेम्परेचर जो है वो है आपका सिंपल क्यूबिक का एग्जाम्पल, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फास्ट नियरेस्ट नेबर ऑफ द बीसीसी, ये हम कैसे डिफाइन करेंगे? वो देखो कैसे होते हैं। ये ये पहले हमने थर्ड नियरेस्ट एटम ऑफ सिंपल क्यूबिक कैसे डिफाइन किए थे? ये डिफाइन किए थे, ये होते थे आपका थर्ड नियरेस्ट नेबर ऑफ द सिंपल क्यूबिक। ठीक है, बट ये देखो थर्ड नियरेस्ट, और ये डिस्टेंस क्या है आपको निकालना? क्या है आपको? ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, इनका आधा ही है ये, तो आधा है तो आपको क्या है आपका? तो इस डिस्टेंस क्या थे आपका? √3 थे। ठीक है, √3 तो कैसे आए थे? ये √2 था, ये थे, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या थे? √3 थे, तो √3a/2। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर ऑफ, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट नेबर। तो कितने ऐसे कितने नियरेस्ट नेबर हो सकते हैं? ये देखो, ये तो सिंपली ऐसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से कर सकते हैं। देखो, 1 2 3 4
1 2 3 4। ये तो मतलब चारों या 8 ई करके 8 यूनिट सेल करके टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफाइन करके भी हम कर सकते हैं। और यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि देखो नियरेस्ट नेबर कितने हैं, इनका नियरेस्ट नेबर कितने हैं। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। पॉजिटिव एक जेट में 4 है और नेगेटिव जेट में 4 है। तो टोटल क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर क्या है आपका 8। एंड डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट नेबर क्या है आपका √3a/2। ठीक है, 8 है एंड √3a/ आपका √3a/2 है। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली सेकेंड नियरेस्ट नेबर, देखो सेकेंड नियरेस्ट नेबर क्या है इसमें। सिमिलरली सिंपल क्यूबिक का जो फास्ट नियरेस्ट नेबर था, सिमिलरली बीसीसी का वही है सेकेंड नियरेस्ट नेबर। देखो यहाँ का ए है और यहाँ का है, सिमिलरली 6 थे और ए थे। और आते हैं थर्ड नियरेस्ट नेबर। थर्ड सिंपल क्यूबिक के भी कितने थे, सेकेंड नियरेस्ट नेबर कितने थे 6 थे। फास्ट नियरेस्ट नेबर कितने थे 6 थे। सिमिलरली बीसीसी का भी सेकेंड नियरेस्ट नेबर जो है वो भी 6 है और डिस्टेंस भी ये है। सिमिलरली थर्ड नियरेस्ट नेबर, थर्ड नियरेस्ट नेबर मतलब क्या होते हैं, यहाँ से इस डिस्टेंस को हो गया आपका थर्ड नियरेस्ट नेबर। तो वो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका √2a। ठीक है, √2a कैसे, ए है, ए है, फिर ए भी आपका √2a है। यहाँ का √2a कितने एटम है √2a में, मतलब थर्ड नियरेस्ट नेबर में। देखो यहाँ का तो 1 है। सिमिलरली एक्स वाई प्लेन में क्या है 4 है, वाई जेड प्लेन में 4 है, एक्स जेड प्लेन में 4 है। टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस तो सेकेंड नियरेस्ट नेबर तो ए हो गया और 6 हो गया। थर्ड नियरेस्ट नेबर क्या हो गया आपका √2a हो गया एंड टोटल नंबर ऑफ एटम हो गया 12, क्योंकि एक्स वाई में आपका एक्स वाई एक्सिस में 4 है, वाई जेड में 4 है, एक्स जेड में 4 है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो ये जो क्लोज जो है ना, जो ऐसे ये जो एटम है यहाँ पे देखो इस तरह का एटम है। ठीक है, इस तरह का क्लोज हुआ है। तो क्लोज हुआ है मतलब देखो इनका आधा रेडियस है, एक सेकेंड, देखो इनका आधा, इनका जो रेडियस है, इनका जो रेडियस है देखो आधा है आर का, ये फुल आर है और इनका आधा है। तो ये क्या होगा फिर, इनका आधा है देखो आर है, इनका 12 है, इनका आर है। तो टोटल क्या है आपका 4r है। तो 4r इक्वल टू क्या होंगे, दिस डिस्टेंस शुड बी √3a। ये डिस्टेंस क्या है आपका 4r शुड बी ए डिस्टेंस है आपका, क्योंकि इनका आर है, इनका 2r है, इनका आर है एंड ए डिस्टेंस क्या है आपका √3 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4r इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √3a। ठीक है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √3a/4। सिमिलरली एटॉमिक फ्रैक्शन क्या होंगे, एन इफेक्टिव इंटू अबे एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या होंगे, एन इफेक्टिव इंटू
atom volume of the volume of the atom, atomic volume of the volume of the each atom by volume of the unit cell। तो एन इफेक्टिव क्या होंगे आपका, एन इफेक्टिव यहाँ पे क्या थे, एन इफेक्टिव इक्वल टू 2 थे आपका, तो यहाँ पे क्या होंगे 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई ए क्यूब। ठीक है, तो क्या होगा ये आपका आर का वैल्यू आप बैठा तो क्या होते हैं आपका √3a/4, तो 2 इंटू 4/3 पाई √3a/4 का स्क्वायर, हाँ सॉरी क्यूब बाई ए क्यूब। ठीक है, तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तब आपको मिलेगा √3 पाई बाई 8, और ये होते हैं आपका 0.68, और इन परसेंटेज में करोगे तो 68%। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, कल एफसीसी करेंगे और डीसी करेंगे और हेक्सागोनल कोच पे के भी करेंगे, और वो जो बाकी सारे जो होते हैं जेएनएस होते हैं, ग्राफाइन होते हैं, ग्राफाइट होते हैं, NaCl होते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर हम करेंगे। और कल इनके शायद हम सोच रहे हैं कि कल एक MCQ का जो होते हैं इनके रिकरिंग जो MCQ वगैरह जो आते हैं एग्जाम में, वो से हम डिस्कस कर लेंगे। हमारे खुद का तो कुछ मतलब है MCQ, वो हम PDF भी हम दे देंगे, जो ई में है, टेलीग्राम चैनल में है, उसमें दे देंगे, तो वो हम नेक्स्ट डेट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इनके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो मुझे, नहीं तो हम यहीं पे क्लोज कर देंगे आज का सेशन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बताइए। सर वो आपने सेकंड नियरेस्ट एंड थर्ड नियरेस्ट नंबर कैसे काउंट किया, वो मुझे समझ में नहीं आया था। कौन सा किसके लिए, BCC के लिए? हाँ, दोनों के भी लिए, BCC एंड सिंपल क्यूबिक के लिए। देखिए सेकेंड के लिए मतलब कि डिस्टेंस का और नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, मतलब नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट नंबर नेबर। नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नंबर। देखिए देखिए देखिए, आपका ये तो 3D है ना, 3D स्ट्रक्चर है सारे। ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर में ये कितने प्लेन होते हैं, XY हो गया, YZ हो गया और XZ हो गया। ठीक है, और हम लोग इस प्लेन को किस प्लेन है, XY में काम कर रहे हैं ना, यस सर। XY में, तो XY में आपका कितने एटम हैं देखो, से देखो ये देखो सिंपल क्यूबिक में ये तो एक यूनिट सेल है ना। सिमिलरली यहाँ पे 8 यूनिट सेल लेके एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे यहाँ यहाँ हम 3D स्ट्रक्चर में हम दिखा सकते थे, पर हम तो यहाँ पर मेरे पास 3D स्ट्रक्चर है नहीं अभी, तो हम दिखा सकते थे। यहाँ पे एक है, सिमिलरली आप 4 ऐसे क्यूब को ऊपर 4 नीचे 4 दे दो। ठीक है, तो आप जब ऊपर 4 या नीचे 4 दोगे ना, तो यहाँ पे आपका कितने एटम मिलेगा, यहाँ से यहाँ एक। सिमिलरली उस पर जो एटम है ना उनके लिए क्या है, एक है। सिमिलरली इस पर जो एटम है ना यहाँ के लिए एक है, और यहाँ के लिए भी एक है। ये सब कितने के लिए है, मतलब देखो ये एक है, ये एक है, और ये एक है। ठीक है, ये कौन सा प्लेन के लिए है, XY प्लेन के लिए है। ठीक है, सिमिलरली कितने प्लेन होते हैं यहाँ पे एक्सिस में, कितने मतलब क्यूब में कितने प्लेन होते हैं, XY होते हैं, YZ होते हैं, XZ होते हैं, मतलब 3 प्लेन होते हैं ना। तो सिमिलरली 4 इंटू 3 कर दो, 4 इंटू 3, इनको होते हैं आपका कितने 12 हो गया। ठीक है, और इसका देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, बट एक क्या है, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस में है। एक क्यूब में कितने पॉजिटिव जेड एक्सिस होते हैं, मतलब कितने जेड एक्सिस होते हैं, पॉजिटिव जेड एक्सिस भी होते हैं और नेगेटिव जेड एक्सिस भी होते हैं। ये नीचे सोचो, नीचे भी और एक क्यूब सोचो, यहाँ पे एक क्यूब है, यहाँ पे एक क्यूब है, यहाँ पे भी एक क्यूब है, नीचे 4 है, ऊपर 4 है। सिमिलरली पॉजिटिव जेड में 4 है और नेगेटिव जेड में 4 है, तो लेके आपका टोटल कितने हो गया, 8 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है।
आप किसी यस सर। वेबसाइट पे जाके या गूगल पे जाके आप एक थ्री डी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कि सिंपल क्यूबिक का थ्री डी स्ट्रक्चर और जो बीसीसी होते हैं उनका थ्री डी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए तो अच्छा होगा आपको समझ में। ठीक है, जिनमें 8 क्यूब दे रखा है। ठीक है, 8 क्यूब यहाँ पे तो एक यूनिट सेल दे रखा है, यहाँ पे एक क्यूब दे रखा है यहाँ, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे 8 क्यूब दे रखा है ना, वो जाके आप एक बार देख लीजिए, वो आपका क्लियर हो जाएगा फिर। ठीक है, और किसी थैंक यू सर। और किसी प्रॉब्लम? बीसीसी का भी सेम है, ऐसे ही आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो हम आज सोच रहे हैं कि कुछ एमसीक्यू भी डाल देंगे यहाँ पे, चैनल पे ही डाल देंगे। और नेक्स्ट डेट ये आप अच्छे से देख लीजिए, और पिछले लेक्चर भी हमारा यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और चैनल पे भी अवेलेबल है। जो चैनल पे है उसमें थोड़ा मतलब क्वालिटी का कुछ इशू है, और जो यूट्यूब में है वो आप क्वालिटी बढ़ा के और कमा के देख सकते हो। और वहाँ एक बार देख लीजिए सारे जो बेसिक जो है बीसीसी तक एक बार देख लीजिए। फिर हम कल बीसीसी का, सिंपल क्यूबिक का, और जो बेसिक जो क्रिस्टलोग्राफी जो होते हैं जैसे मिलर इंडिसेस हो गया, एंगल हो गया, क्रिस्टलोग्राफी का एकदम का जो बेसिक होते हैं, सिंपल क्यूबिक का, मोनोक्लिनिक टाइक्लिनिक का, डी निकालने का, जो ऐसा कुछ क्वेश्चन होते हैं वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। आज हम रात में ही एक पीडीएफ डाल देंगे एमसीक्यू का, वो आप देख लीजिए, फिर जो प्रॉब्लम होगी हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। सर एक और डाउट था, यहाँ पे हमने एक यूज़ किया था इंटरप्लेनर स्पेसिंग के लिए। हाँ 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 जब हम फाइंड आउट कर रहे थे तो उसमें हमने एक फॉर्मूला बताया आपने कॉस थीटा का, हाँ। तो वो उस केस में क्या, कब यूज़ करेंगे उस फॉर्मूले को, जब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है? नहीं नहीं नहीं, आपका अच्छा कॉस थीटा का, हाँ देखो ऐसे कुछ हाँ क्वेश्चन जी। आते हैं एग्जाम पे कि आपको दो मिलर इंडिसेस दे दिया है ठीक ना, कि आपका दो प्लेन दे दिया है, बोला है इस दो प्लेन के बीच में एंगल क्या है। आपने जो वेक्टर में भी किया होंगे कि ग्रेड निकालते हैं ना, दो प्लेन दे दिया आपका, सिंपल प्लेन दे दिया, प्लेन दे के बोलते हैं आपका कि इनके बीच में एंगल क्या होते हैं। इनके बीच में एंगल होते हैं आपका कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, कॉस थीटा इक्वल टू आपका दो प्लेन दे दिया जिनका मिलर इंडिसेस है H1 K1 L1, एंड और एक का है H2 K2 L2, ऐसे कुछ दे दिया है प्लेन। तो बोलेगा ये एक प्लेन है आपका और ये एक प्लेन है, इनका बीच में एंगल क्या है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, H1 K1, सॉरी H1 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 H2 प्लस K1 K2 प्लस L1 L2 बाई रूट ओवर ऑफ H1 स्क्वायर प्लस H2 K1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर बाई रूट ओवर ऑफ H2 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। ये आपको याद रखना होगा, ये आते हैं काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और बेसिक एमएससी आंसर्स में तो काफ़ी देते हैं कि दो मिलर इंडिसेस देके इसके बीच में एंगल क्या है। तो ये जस्ट फार्मूला याद रख के, किसी मतलब एक कुछ भी नहीं है फार्मूला में, H1 H1 K1 K1 सॉरी H1 H2 K1 K2 L1 L2 बाई रूट ओवर ऑफ H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई रूट ओवर ऑफ H2 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। ये है फार्मूला। और कुछ प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू सर। ओके, और कुछ प्रॉब्लम है या हम स्टॉप कर देंगे? नहीं ठीक है, और कोई डाउट नहीं है। ठीक है ठीक है।